हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं यूपी पीजीटी प्रश्न पत्र 2010 के। यूपी पीजीटी के नागरिक शास्त्र का पेपर है जो कि 2010 का है। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। आज का जो पहला प्रश्न हमारा है कि राजनीतिक चेतना का अर्थ है। राजनीतिक चेतना का अर्थ है, तो राजनीतिक चेतना का अर्थ है राज्य के प्रति प्रेम। प्रत्येक विचारक अपने युग का शिशु होता है, यह कथन है डनिंग का। व्यक्ति अपने ऊपर, अपने शरीर व मस्तिष्क पर संप्रभु है, यह कथन है जे.एस. मिल का। व्यक्ति अपने ऊपर, अपने शरीर व मस्तिष्क पर संप्रभु है, यह कथन है जे.एस. मिल का। आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है। साम्यवादी देशों में वह बंदी है और अन्यत्र मर रहा है, यह कथन किसका है? आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में वह बंदी है और अन्यत्र मर रहा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है रॉबर्ट डहल का। रॉबर्ट डहल का कथन है कि आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में वह बंदी है और अन्यत्र मर रहा है। रॉबर्ट डहल। निम्नलिखित में से किस व्यवहारवादी विचारक ने अपने चिंतन में मानवीय स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा को इरादों और प्रेरणा से जोड़ा है? निम्नलिखित में से किस व्यवहारवादी विचारक ने अपने चिंतन में मानवीय स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा को इरादों, प्रयोजन और प्रेरणा, इरादों इंटेंशन, प्रयोजन पर्पज और प्रेरणा मोटिव से जोड़ा है? तो ये है बी.एफ. स्किनर। बी.एफ. स्किनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं और व्यवहारवादी लेखक, और ये व्यवहारवादी लेखक हैं। इन्होंने अपने चिंतन में जो मानवीय चिंतन किया इन्होंने, तो मानवीय स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा को, जो मानवीय स्वतंत्रता है उनकी प्रतिष्ठा है, उसको जोड़ा है इन्होंने इरादों, इंटेंशन, प्रयोजन पर्पज और प्रेरणा मोटिव से। राजनीति शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? राजनीति शास्त्र का पिता कहा जाता है अरस्तु को। अरस्तु को राजनीतिक शास्त्र का पिता कहा जाता है। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कितने सदस्यों की संख्या तय की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कितने सदस्यों की संख्या तय की गई थी? तो 389 सदस्यों की। कैबिनेट मिशन का आगमन कब होता है? तो 1946 में। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो एटली थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उस समय एटली। इसमें 3 सदस्य आए थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, ए.बी. अलेक्जेंडर थे तथा स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। इन तीनों सदस्यों ने, ये तीनों सदस्य संबंधित थे कैबिनेट मिशन से। इनके द्वारा संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 तय की गई थी। 389 तय की गई थी संविधान सभा की सदस्यों की संख्या, जिसमें 292 सदस्य जो थे, 389 में से 292 सदस्य जो थे वे प्रतिनिधि ब्रिटिश प्रांत से थे, ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि थे। और जो 93 सदस्य जो थे वे देसी रियासतों से थे, 93 सदस्य थे देसी रियासतों से। और इसमें जो 4 सदस्य जो थे वे चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से थे। 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से थे। तो कितने के देखिए 389 कैबिनेट मिशन ने जो सदस्य संख्या रखी थी संविधान सभा के सदस्यों की 389। इसमें से 389 में से 292 सदस्य जो थे वे प्रतिनिधि ब्रिटिश प्रांत के थे, और 93 जो सदस्य थे वे देसी रियासतों से थे, और 4 सदस्य जो थे वे चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से थे। 292 सदन प्रतिनिधि ब्रिटिश प्रांत से, 93 सदस्य देसी रियासतों से और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। टोटल मिलाकर 389 सदस्यों की बात की थी कैबिनेट मिशन योजना के तहत। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर कानूनी अधिकार प्रदान किया गया? तो किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर उसे कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार बना दिया गया? तो जो संविधान संशोधन 44वां था, इसके तहत भारतीय संविधान में जो संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19 में था, अनुच्छेद 19 और 31 में था, इसको 44वें संविधान संशोधन के तहत इसे अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया। 300 क में, जहाँ वह विधि अधिकार एक विधिक अधिकार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है, यह पुस्तक किसकी है, किसके द्वारा लिखित है पुस्तक है? साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है, तो लेनिन की पुस्तक है साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। दबाव समूह की तृतीय सदन कहना किसने शुरू किया? दबाव समूह को तृतीय सदन किसके द्वारा कहा गया है? तो दबाव समूह को तृतीय सदन कहने वाले हैं
हरमन फाइनर है। एन इंडियन पिलिग्राम एक आत्मकथा है जो संबंधित है। एन इंडियन पिलिग्राम एक आत्मकथा है जो संबंधित है, तो यह संबंधित है सुभाष चंद्र बोस से। एन इंडियन पिलिग्राम यह संबंधित है सुभाष चंद्र बोस से। सुभाष चंद्र बोस से संबंधित यानी सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। निम्नलिखित विचार किसने दिए हैं? राज्य विधि का नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करती है। राज्य विधि का नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करती है, तो यह कथन है क्रैब का। राज्य विधि का नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करती है, यह कथन है क्रैब का। ये विधि को राज्य से ज़्यादा महत्व देते हैं। क्रैब जो है ये विधि को राज्य से ज़्यादा महत्व देते हैं। सूची 1 को सूची 2 से हमें क्या करना है, तो मिलान करना है। तो देखिए जो बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति कब आती है, तो 1956 में। अशोक मेहता समिति 1977 की है। जीवीके राव समिति 85 की है, 1985। और एलएम सिंघवी समिति 1987 की है। बलवंत राय मेहता समिति 1956, अशोक मेहता समिति 1977, जीवीके राव समिति 1985 और डॉक्टर एलएम सिंघवी समिति जो है यह 1987 से है। तो ये पंचायती समितियां हैं, तो इनका सूची मिलान करना था हमारा। तो हमारा जो आंसर होगा 2, 3, 1, 4 ऑप्शन 2, 3, 1, 4 हमारा आंसर इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन 2, 2, 3, 1, 4। यह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया कि नव उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की अंतिम अवस्था है? देखिए वहाँ पर क्या था कि पूंजीवाद का अंतिम चरण है क्या, तो साम्राज्यवाद। और यहाँ दिया गया है कि नव उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद का अंतिम अवस्था है। साम्राज्यवाद की अंतिम अवस्था है क्या, तो नव उपनिवेशवाद। यह कथन है नक्रुमा का। नव उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की अंतिम अवस्था है, यह कथन है नक्रुमा का। नक्रुमा क्या है, देखिए जो नक्रुमा ये घाना के प्रथम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति थे। घाना जो देश है इसके प्रथम राष्ट्रपति थे और प्रधानमंत्री थे प्रथम। और इन्हीं के नेतृत्व में 1957 में ब्रिटेन से आज़ादी प्राप्त की थी घाना ने। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? भारत में दल विहीन प्रजातंत्र की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये करने वाले थे हमारा ऑप्शन सी होगा 3, जयप्रकाश नारायण। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र की अवधारणा सर्वप्रथम एमएन रॉय ने दी थी। सर्वप्रथम किसने दी थी? तो एमएन रॉय ने दी थी, जिसे जयप्रकाश नारायण ने अपने सर्वोदय कार्यक्रम के दौरान प्रतिपादित किया था और अपने क्रांति के माध्यम से ये दल विहीन प्रजातंत्र के विचार का प्रचार प्रसार किया था। तो दल विहीन प्रजातंत्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया था जयप्रकाश नारायण ने। केवल प्रस्तुत की थी एमएन रॉय ने, प्रस्तुति दी थी, उसके बारे में बतलाया था, लेकिन इसका जो अवधारणा का जो प्रतिपादन किया जयप्रकाश नारायण ने किया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची में किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची में किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है? तो अनुच्छेद 249 के तहत। अनुच्छेद 249 के तहत के अंतर्गत राज्यसभा जो है वह विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। यह अधिकार 1 वर्ष के लिए वैध रहता है। यह अधिकार जो है केवल 1 वर्ष के लिए ही वैध रहता है। संघीय कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? संघीय कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? तो हमारा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन 4। भारतीय संविधान में संसदीय सरकार की स्थापना की गई है, जिसका प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति, जिसे सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 74 के तहत। और यह मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगा? तो ये मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होगा लोकसभा के प्रति। अब तक गठित विभिन्न वित्त आयोगों के अध्यक्ष पद पर निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति कभी नहीं रहा? तो कौन व्यक्ति इसमें है जो वित्त आयोग के अध्यक्ष के पद पर नहीं रहा है? वित्त आयोग के पद पर नहीं रहा है, वह थे श्री बीपी मंडल। श्री बीपी मंडल जो थे ये कभी भी वित्तीय आयोग के अध्यक्ष पद पर नहीं रहे। कौन? तो श्री बीपी मंडल। बीपी मंडल ने एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। बीपी मंडल ने ये पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है, जो कि 1979 में किया था, इन्हीं के द्वारा किया गया था 1979 में, जिसमें पिछड़ों के नौकरी और शिक्षा के आरक्षण की स्थिति दी गई थी बीपी मंडल द्वारा। राष्ट्रीय एकता परिषद का उद्भव किस सन में हुआ था? राष्ट्रीय एकता
परिषद का उद्भव किस सन में हुआ था? 1950। देखिए 1961 में हुआ था। 1961 में हुआ था। राष्ट्रीय एकता परिषद का उद्भव जो हुआ था 1961 में। इसमें जो आंसर सभी दिए गलत दिए गए। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है? निम्नलिखित में से राज्य सूची का विषय कौन नहीं है? तो न्यायालय की अवमानना। न्यायालय की अवमानना जो है यह राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। अनुच्छेद 246 के तहत 3 सूचियों का वर्गीकरण किया गया है। 246 के तहत 3 सूचियों का वर्गीकरण किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और जो न्यायालय की अवमानना का संबंध है वह समवर्ती सूची से है। न्यायालय की अवमानना जो है यह किससे संबंधित है? तो यह समवर्ती सूची से संबंधित है। न्यायिक सक्रियता का अर्थ है। न्यायिक सक्रियता का अर्थ है। तो न्यायिक सक्रियता का अर्थ है हमारा, देखिए इसमें ऑप्शन 4 से होगा, इनमें से कोई नहीं। न्यायिक सक्रियता का जो तात्पर्य है वह क्या है? तो वो नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए तथा समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए न्यायपालिका द्वारा आगे बढ़कर भूमिका निभाने से है। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा जनहित याचिका की अवधारणा से ये निकटता से जुड़ी हुई है। मूल तटस्थता निम्न में से किसकी विशेषता है? मूल तटस्थता निम्नलिखित में से किसकी व्यवस्था है? तो व्यवहारवादियों की। व्यवहारवादियों ने राजनीतिक शास्त्र को पूर्णतः विज्ञान माना है। क्या माना है? पूर्णतः विज्ञान माना है। तो ये मूल्यों से तटस्थ रहते हैं। मूल्यों की बात कौन करते हैं? तो आदर्शवादी करते हैं। मॉरिस जोन्स की रचना है। तो मॉरिस जोन्स की जो पुस्तक है द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल ऑफ इंडिया, ये मॉरिस जोन्स की पुस्तक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। संविधान सभा में यह किसने कहा था? संविधान सभा में यह कथन किसके द्वारा कहा गया कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनका जो उद्देश्य है वह एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। तो यह कथन कहा गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर के तहत। निम्न में से कौन लोकतंत्र की स्वीकृत पागलपन का लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन कहता है? लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन कौन कहता है? तो टैलीरैंड। ऑप्शन 3 जो टैलीरैंड है वह लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन कहते हैं। वुड्रो विल्सन के अनुसार कौन सा कार्य राज्य का ऐच्छिक कार्य है? जो वुड्रो विल्सन है इनके अनुसार कौन सा कार्य जो राज्य का ऐच्छिक कार्य है? तो श्रम कानून बनाना। श्रम कानून बनाना राज्य का ऐच्छिक कार्य है वुड्रो विल्सन के अनुसार। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की स्थिति थी। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में जो मनुष्य था वह एक विवेक युक्त प्राणी था। एक विवेक युक्त प्राणी था। देखिए बर्बर कौन कहता है? तो रूसो कहते हैं। और मनुष्य एक स्वार्थी प्रवृत्ति का था, तो ये हॉब्स कहते हैं प्राकृतिक अवस्था। रॉबर्ट फिल्मर की कौन सी पुस्तक है? तो रॉबर्ट फिल्मर की पुस्तक है पैट्रियार्की। पैट्रियार्की जो इनकी पुस्तक है इसकी आलोचना किसके द्वारा की गई थी? लॉक के द्वारा। निम्न में से किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है? समाज को ईंट और राज्य को सीमेंट करने वाले जो विद्वान है वे डॉक्टर आशीर्वादम। आशीर्वादम ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग सही नहीं है? इन युग्मों में से कौन सा युग है जो कि सही नहीं है? तो उसका हमें क्या करना है? चयन करना है। तो देखिए ब्रिटेन एकात्मक, अमेरिका एकात्मक है, यहाँ अध्यक्षात्मक होगा। अमेरिका जो है वह अध्यक्षात्मक है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। ऑस्ट्रेलिया जो है वह संघात्मक, भारत भी संघात्मक। कानून राज्य का पूर्ववर्ती है और राज्य से ऊपर है, यह कथन किसका है? कानून राज्य का पूर्ववर्ती है और राज्य से ऊपर है, यह कथन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका लियो ड्यूग्वी का। लियो ड्यूग्वी का कि कानून जो है वह राज्य का पूर्ववर्ती है और राज्य से ऊपर, ये ड्यूग्वी का कथन है। अगला प्रश्न हमारा है समाजवाद से अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। समाजवाद से अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो यह कथन किसका है? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने समाजवाद के संदर्भ में कहा कि समाजवाद से अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के बाद, सविनय
जो अवज्ञा आंदोलन था उसकी समाप्ति के बाद 5 मार्च 1921 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। निम्न में से किस विचारक ने मृत्युदंड का विरोध किया था? मृत्युदंड का विरोध करने वाले कौन से विचारक थे? तो ग्रीन थे। ग्रीन के अनुसार दंड का प्रधान उद्देश्य भविष्य में अपराध का निवारण है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साधन यह है कि जनता में अपराध के साथ इतना भय स्थापित कर दिया जाए जितना कि इस अपराध के लिए आवश्यक है। किंतु इन्होंने मृत्युदंड का विरोध किया था। जिन राज्यों में न्याय नहीं होता वह डाकुओं का समूह होता है। जिन राज्यों में न्याय नहीं होता वह डाकुओं का समूह होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है ऑगस्टाइन का। यह कथन है ऑगस्टाइन का। जॉन ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित प्रभुसत्ता सिद्धांत को कहा जाता है। जॉन ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित प्रभुसत्ता सिद्धांत को एकलवादी सिद्धांत कहा जाता है। एकलवादी सिद्धांत। आर्थिक मानव की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो आर्थिक मानव की संकल्पना देने वाले थे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ अपनी इनकी जो पुस्तक है इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन जो इनकी पुस्तक है उसका पूरा नाम है इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ नेशन। इसमें इन्होंने आर्थिक मानव की संकल्पना प्रस्तुत की है एडम स्मिथ ने, वेल्थ ऑफ नेशन जो इनकी पुस्तक है उसमें। जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को क्या संज्ञा दी है? जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को क्या संज्ञा दी है? तो जॉन रॉल्स ने शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की बात की है। शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की बात करते हैं। व्यवहार परक राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। व्यवहार परक राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है डेविड ईस्टन को। डेविड ईस्टन को व्यवहार परक राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। किसी राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य होता है, किसी राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्त करना। सत्ता प्राप्त करना राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य। किसने कहा था कि जाति प्रथा उन्मूलन का कार्य राजस्व से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है? जाति प्रथा उन्मूलन का कार्य स्वराज्य से, राजस्व नहीं स्वराज्य से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये कहा था डॉक्टर अम्बेडकर ने। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जाति प्रथा उन्मूलन का कार्य जो है वह स्वराज से भी पहले ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वारसा पैक्ट का गठन कब हुआ? वारसा पैक्ट का गठन होता है 1955 में। वारसा पैक्ट का गठन होता है 1955 में। इसका गठन किया गया था नाटो के विरोध में। यूरोपीय संघ में यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से शुरू होता है? यूरोपीय संघ में यूरो मुद्रा का प्रचलन शुरू होता है 1 जनवरी 1999 से। 1 जनवरी 1999 से। भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना किस रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर हुई? भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना किस रिपोर्ट के सिफारिश के आधार पर हुई? तो एप्लेबी जो रिपोर्ट है इसके आधार पर भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की गई थी। एप्लेबी रिपोर्ट के आधार पर, सिफारिश पर। लोक लेखा समिति में शामिल होते हैं लोकसभा के 30 सदस्य नहीं, लोकसभा के 15 सदस्य, राज्यसभा के कोई नहीं, राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। देखिए लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। 15 7 यानी 22 टोटल 22 सदस्य लोक लेखा समिति में सम्मिलित होते हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, ये क्वेश्चन गलत है। समाजवाद उस टोप की तरह है जिसे इतने व्यक्तियों ने पहना है कि उसका स्वरूप नष्ट हो गया है। यह कथन है समाजवाद उस टोप की तरह है जिसे इतने व्यक्तियों ने पहना कि इसका कथन नष्ट हो गया। यह कथन है सीएम जोड का। वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? देखिए वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे। उस समय 7 थे। 2010 का ये पेपर है। तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। फासिज्म किस भाषा से लिखा गया है? फासिज्म जो है वह ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है लकड़ी का गट्ठर। न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक है चार्ल्स ए मेरियम की। न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक है चार्ल्स ए मेरियम की। इसकी रचना होती है पुस्तक की 1925 में। ब्रिटिश संसद को बांझ स्त्री तथा वेश्या किसने कहा था? तो ब्रिटिश संसद को महात्मा गांधी ने। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि वंशानुगत शासक नहीं है। वंशानुगत शासक नहीं है, इसलिए भारत एक गणतंत्र है। शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था बर्नार्ड बारूच ने।
लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है? लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है? तो ये होती है द्वितीय वाचन के समय। द्वितीय वाचन के समय लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस होती है द्वितीय वाचन। कौटिल्य के अनुसार मंत्रियों की संख्या होनी चाहिए। कौटिल्य के अनुसार मंत्रियों की संख्या 7 या 8 होनी चाहिए। 7 या 8। जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन में भाग लेकर राजनीति में प्रवेश किया था? जयप्रकाश नारायण ने मिल मजदूरों का आंदोलन जो हुआ था, मिल मजदूरों का आंदोलन जो हुआ था 1918 में, इसमें भाग लेकर राजनीति में प्रवेश किया था। निम्नलिखित में से किसने भारत में कलेक्टर के पद का सृजन किया? किसके द्वारा भारत में कलेक्टर के पद का सृजन किया गया था? तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा। वारेन हेस्टिंग के द्वारा भारत में कलेक्टर पद का सृजन किया गया। किस देश में सिविल सेवक किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन सकते हैं? किस देश में जो सिविल सेवक हैं वे किसी दल का सदस्य बन सकते हैं? तो फ्रांस में। फ्रांस में सिविल सेवक किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन सकते हैं, जबकि भारत, ब्रिटेन तथा अमेरिका में ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है। बजट शब्द, जो बजट शब्द है ये किससे बना है? किस शब्द से बना है? जो बजट शब्द है वह बजट से बना है, किससे लिया गया है? तो ये लिया गया है जो बजट शब्द है लैटिन शब्द बुल्गा से। बजट शब्द निकला है लैटिन शब्द बुल्गा से। बजट शब्द है लैटिन शब्द बुल्गा से। बजट शब्द निकला है लैटिन भाषा में, जो कि बुल्गा का शब्द है। ब्रिटेन में वित्त मंत्रालय को कहते हैं, ब्रिटेन में वित्त मंत्रालय को राजकोषीय विभाग कहते हैं, राजकोष विभाग कहते हैं ब्रिटेन में वित्त मंत्रालय को। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी प्रादेशिक भाषा को सम्मिलित किया गया है? तो 22 प्रादेशिक भाषाओं को सम्मिलित किया गया है संविधान की 8वीं अनुसूची में। किस समिति द्वारा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की संस्तुति की गई थी? किस समिति के द्वारा भारत में संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की संस्तुति की गई थी? तो यह की गई थी स्वर सिंह समिति के द्वारा। स्वर सिंह समिति के द्वारा। सुश्री मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पहली बार कब बनी थी? ये बनी थी 1995 में। पहली बार बनी थी मुख्यमंत्री 1995 में। दबाव समूह, जो दबाव समूह है ये दबाव बनकर अपने कार्य करवाते हैं, दबाव बनाकर अपने कार्य करवाते हैं। शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम देने वाले विचारक मैकियावली हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो 403। उत्तर प्रदेश की विधानसभा संख्या जो है वह 403 है। भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्ध संघ है। भारतीय संघ जो है वह अधिक से अधिक अर्ध संघ है, यह कथन है केसी वियर का। ये भारत को क्या मानते हैं? तो अर्ध संघात्मक, केसी वियर। भारत में वयस्क मताधिकार के लिए मूलतः 21 वर्ष की अवस्था निर्धारित थी, परंतु अब इसे घटाकर 18 वर्ष निर्धारित कर दिया गया है। तो यह किस वर्ष में हुआ? तो यह किस वर्ष में हुआ? तो 1989 में। 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1989 में अनुच्छेद 326 में संशोधन करके भारत में मताधिकार हेतु जो आयु सीमा 21 थी उसे घटाकर 18 कर दिया गया। लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथन किस विचारक का है? कि इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि वर्तमान प्रतिनिधि सभाओं में अनेक त्रुटियां हैं, पर यदि मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो इसकी जगह बैलगाड़ी का इस्तेमाल करने लगना मूर्खता होगी, चाहे जिसकी कल्पना कितनी मधुर क्यों न लगे। ये कहा गया था C.D. बर्न्स के द्वारा। C.D. बर्न्स के द्वारा। किस राजनीतिक विचारक ने राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की? किस राजनीतिक विचारक ने राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की? ये प्रस्तुत की थी डायसी ने। डायसी के द्वारा कहा गया था। मैं सांप्रदायिकता को अज्ञानता का सबसे बड़ा शत्रु मानता हूँ। हम सभी को सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए, क्योंकि यह भारतीयता और हमारे राष्ट्र के विरुद्ध भारी चुनौती है। यह कथन किसका है? कि मैं सांप्रदायिकता को अज्ञानता का सबसे बड़ा शत्रु मानता हूँ और सभी को सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए, क्योंकि यह भारतीयता और हमारे राष्ट्र के विरुद्ध भारी चुनौती है। यह कथन है महात्मा गांधी का। अब देखिए यहाँ लेखक और पुस्तकें दी गई है जिसका हमें मिलान करना है। तो प्लेटो की पुस्तक है रिपब्लिक। प्लेटो की पुस्तक है रिपब्लिक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक कौन सी है? तो है एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी।
एट दी फीट ऑफ महात्मा गांधी इनकी पुस्तक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन, इट्स एनिमीज इट्स सोल्यूशन, 4 नंबर पे होगा। और सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल। तो हमारा 2 1 4 3 ऑप्शन सही होगा, 2 1 4 3 ऑप्शन इसमें छूट गया है, 2 1 4 3 होगा। राजनीति शास्त्र के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, यह गार्नर का कथन है। भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी कौन नहीं है? भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है तो समाजवादी पार्टी। जो समाजवादी पार्टी है यह मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। अब तो ये मार्क्सवादी साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी ये भी हटा दी गई है। इस समय जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वह 6 हैं और आप जो है इसे सम्मिलित कर लिया गया है राष्ट्रीय पार्टी के तहत। आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का महान समर्थक कौन है? आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का महान जो समर्थक है वह एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ व्यक्तिवाद का महान समर्थक है आर्थिक क्षेत्र में। एक सबके लिए और सब एक के लिए का सूत्र किस संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है? एक सबके लिए और सब एक के लिए यह किया जाता है सामूहिक सुरक्षा के संदर्भ में। निम्नलिखित में से किस अध्ययन समिति द्वारा पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की गई थी? किस समिति के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की गई थी? तो यह एल.एम. सिंघवी समिति के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की गई थी, एल.एम. सिंघवी द्वारा। सूची 1 का हमें 2 से मिलान करना है। तो मिचेल्स जो है ये संबंधित है जनमानस की संकल्पना से। माओ बात करते हैं लोक युद्ध की संकल्पना, जन युद्ध, लोक युद्ध जो है यह माओ से संबंधित है। पेरेटो अवशेषों की संकल्पना और अरस्तु क्रांति की संकल्पना से संबंधित है। मिसेल्स जनमानस की संकल्पना, माओ लोक युद्ध की संकल्पना, पेरेटो जो है अवशेषों की संकल्पना से और अरस्तु जो है वह क्रांति की संकल्पना से संबंधित है। तो 1 3 2 4 हमारा आंसर होगा, 1 3 2 4 ऑप्शन ए हमारा सही होगा, 1 3 2 4। यहाँ पर भी देखिए हमें सूची 1 का 2 से मिलान करना है। सुरक्षात्मक लोकतंत्र से संबंधित है जॉन लॉक। पीपुल्स लोकतंत्र से संबंधित है लेनिन। बहुल लोकतंत्र से संबंधित है रॉबर्ट डहल और शास्त्रीय लोकतंत्र से संबंधित है अरस्तु। सुरक्षात्मक लोकतंत्र जॉन लॉक, पीपुल्स लोकतंत्र लेनिन, बहुल लोकतंत्र रॉबर्ट डहल और शास्त्रीय लोकतंत्र जो है वह अरस्तु का है। तो जो हमारा इसमें ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन 4 2 4 ना 2 4 3 1 2 4 3 1 हमारा सही होगा, ऑप्शन 4 2 4 3 1। इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह पुस्तक है जॉर्ज लिस्का की पुस्तक का नाम है इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण के विकास में निम्नलिखित में से किस विद्वान का योगदान नहीं है? तो यथार्थवादी दृष्टिकोण से संबंधित विद्वान नहीं है, यही पूछा गया है। तो वह है हमारा जो होगा अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की समुचित परिभाषा देने के लिए जाना जाता है। ये राजनीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है। गांधी जी को भारत विभाजन के लिए किसने तैयार किया? गांधी जी को भारत विभाजन के लिए तैयार किया था, तो देखिए ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। इनने सभी यानी लॉर्ड माउंटबेटन ने, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल तीनों के द्वारा गांधी जी को भारत विभाजन के लिए तैयार किया गया था। प्रशासन कार्यों के प्रबंध अथवा उनका पूर्ण करने की एक क्रिया है। प्रशासन कार्यों के प्रबंध अथवा उनको पूर्ण करने की एक क्रिया है। यह व्याख्या किसकी है? प्रशासन जो है वह कार्यों के प्रबंध अथवा उसको पूर्ण करे, यही क्रिया है प्रशासन की, कार्यों प्रबंधन तथा उनके पूर्ण उन कार्यों को पूर्ण करना। यह व्याख्या किसकी है? किसके द्वारा यह व्याख्या दी गई है? तो लूथर गुलिक के द्वारा। लूथर गुलिक कहते हैं कि प्रशासन कार्यों के प्रबंध अथवा उनको पूर्ण करने की एक क्रिया है। प्रशासन क्या है? तो कार्यों को प्रबंध तथा उनको पूर्ण करने की प्रक्रिया। आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले तत्वों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले तत्वों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो 3
3 तत्वों में बांटा जा सकता है आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले तत्वों। पहला, आर्थिक विकास सर्वांगीण है। सेकंड, आर्थिक विकास का समस्त या अधिकांश भार जो है वह सरकार पर आश्रित है। और थर्ड है, सुनियोजित योजना द्वारा आर्थिक विकास। राजनीतिक अधिकारों में किसे सम्मिलित नहीं करते? राजनीतिक अधिकारों में किसे सम्मिलित नहीं करते? तो काम पाना। काम पाना जो है यह राजनीतिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। काम पाना जो है यह सामाजिक अधिकार के अंतर्गत आता है। भारत के लिए एकमात्र आशा जन सामान्य से है। उच्च वर्ग तो शारीरिक और नैतिक दोनों दृष्टि से मृत है। भारत के लिए एकमात्र आशा जो है वह जन सामान्य से है। उच्च वर्ग तो शारीरिक और नैतिक दोनों दृष्टि से मृत है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि भारत के लिए एकमात्र आशा जन सामान्य है और उच्च वर्ग तो शारीरिक और नैतिक दोनों दृष्टि से ही मृत है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य कब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य कब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो 65 वर्ष की आयु तक। 65 वर्ष की आयु तक संघ लोक सेवा के जो सदस्य हैं वे अपने पद पर बने रह सकते हैं। 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष। स्वतंत्रता का मतलब सभी प्रकार के बंधनों का अभाव है। यह कथन है। स्वतंत्रता का मतलब सभी प्रकार के जो बंधन है उससे उसका अभाव होना। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है सीले का। सीले के अनुसार स्वतंत्रता का मतलब सभी प्रकार के बंधनों का अभाव। समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है। समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है। यह कथन है फ्रांसिस बेकन का। समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है, फ्रांसिस बेकन। इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है। इतिहास जो है वह कुलीन वर्गों का शमशान है। यह कथन है विल्फ्रेड पेरेटो का। जिसे राजनीति में जातिवाद कहा जाता है वह जातियों के राजनीतिकरण से अधिक और कुछ भी नहीं। जिसे राजनीति में जातिवाद कहा जाता है वह जातियों के राजनीतिकरण से अधिक कुछ भी नहीं। यह कथन था मॉरिस जोन्स का। सतत जागरूकता की स्वतंत्रता का मूल है। सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल है। यह कथन है ब्राइस का। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच निरंतर होने वाले शक्ति संघर्ष के अतिरिक्त कुछ ही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है वह राष्ट्रों के बीच निरंतर होने वाले शक्ति संघर्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह कथन है मार्गेनथाउ का। समाजवादी राज्य को निम्न में से किस रूप में समझते हैं? समाजवादी राज्य को किस रूप में समझते हैं? तो राज्य कल्याणकारी संस्था है। समाजवादी क्या मानते हैं कि जो राज्य है वह कल्याणकारी संस्था है। लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है। लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है लास्की का। लास्की कहते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है। मैकाइवर के अनुसार राज्य को निम्न में से कौन संबंधित कार्य नहीं है? मैकाइवर के अनुसार राज्य का कार्य कौन सा नहीं है? मैकाइवर के अनुसार राज्य का कार्य कौन सा नहीं है? तो साहित्य एवं कला पर नियंत्रण करना यह राज्य का कार्य नहीं है कि वह साहित्य और कला पर नियंत्रण करे। यह राज्य का कार्य नहीं है। आचार्य मनु ने अपनी कर व्यवस्था में कृषि कर संस्तुत किया है। इन्होंने कृषि कर बतलाया, तो कृषि कर कितना बतलाया था? तो उपज का 6ठा भाग। मनु ने कृषि कर उपज का 6ठा भाग बतलाया था। कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है? कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र है शक्ति का अध्ययन। कैटलिन शक्ति के अध्ययन की बात करते हैं राजनीति विज्ञान के संदर्भ में। प्रबंधक जो कुछ भी करता है निर्णयों के द्वारा ही करता है। यह कथन किसका है? प्रबंधक जो कुछ भी करता है निर्णयों के द्वारा ही करता है। यह कथन है पीटर ड्रकर का कि जो प्रबंधक है वो कुछ भी करता है तो निर्णयों के द्वारा ही करता है। किसने इस बात पर जोर दिया कि नौकरशाही एक स्वतंत्र अस्तित्व है और समाज चाहे पूंजीवाद हो या समाजवादी वह बनी रहेगी? किसने इस बात पर जोर दिया कि जो नौकरशाही है वह एक स्वतंत्र अस्तित्व है, चाहे वह समाज चाहे या पूंजीवादी चाहे या समाजवादी वह बनी रहेगी? यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है यह है मैक्स वेबर का। मैक्स वेबर का। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को अवकाश ग्रहण करने की आयु 65 वर्ष करने वाला संवैधानिक अनुच्छेद कौन सा है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को अवकाश ग्रहण करने की आयु 65 वर्ष करने वाला संवैधानिक अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में क्या होगा? तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन तथा अनुच्छेद 124(2) में 124 क्लॉज 2 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को अवकाश करने की जो अवकाश है या जो रिटायर्ड होने की जो आयु है वह 65 बतलाई गई है अनुच्छेद 124 क्लॉज 2 में। सभी कुछ राज्य के अंतर्गत है, राज्य के विरुद्ध और बाहर कुछ नहीं। यह कथन किसका है? सभी कुछ जो है वह राज्य के अंतर्गत है, राज्य के
विरुद्ध और बाहर कुछ भी नहीं। यह कथन है मुसोलिनी का। मुसोलिनी कौन है? तो इटली के फांसीवादी विचारधारा के प्रवर्तक है। ये क्या कहते हैं कि सभी कुछ राज्य के अंतर्गत है, राज्य के विरुद्ध और बाहर कुछ भी नहीं। अधिकार संबंधी सबसे पुराना सिद्धांत क्या है? अधिकार संबंधी सबसे पुराना सिद्धांत है प्राकृतिक सिद्धांत। प्राकृतिक सिद्धांत अधिकार संबंधी सबसे पुराना सिद्धांत है। लोकतंत्र में गुटतंत्र के लोह नियम का प्रतिपादन किसने किया है? लोकतंत्र में गुटतंत्र के लोह नियम का प्रतिपादन किसने किया है? तो रॉबर्ट मिशेल ने। रॉबर्ट मिशेल ने गुटतंत्र के लोह नियम का प्रतिपादन किया है। इनकी पुस्तक है पावर रिलाइट। हर एक से अपनी क्षमता के अनुसार, हर एक को अपनी आवश्यकता के अनुसार, यह सूत्र किस व्यवस्था से संबंधित है? हर एक को अपनी क्षमता के अनुसार और हर एक को अपनी आवश्यकता के अनुसार, यह जो सूत्र है संबंधित है साम्यवादी व्यवस्था से। साम्यवादी व्यवस्था से संबंधित है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अर्थ होता है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अर्थ होता है धार्मिक आधार पर प्रतिनिधित्व। धार्मिक आधार पर प्रतिनिधित्व होता है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अर्थ। मंत्रिपरिषद जहाज रूपी शासन को चलाने वाला पहिया है। मंत्रिपरिषद क्या है? तो जहाज रूपी शासन को चलाने वाला पहिया है। यह कथन किसने है, किसका है? मंत्रिपरिषद जो है वह जहाज रूपी शासन को चलाने वाला पहिया, यह कथन है मेरियट का। मेरियट का कथन है। राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने के बाद उपराष्ट्रपति उसके कार्यभार को कब तक संभालता है? राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने के बाद उपराष्ट्रपति उसके कार्यभार को कब तक संभालता है? तो 6 महीने तक। 6 महीने तक। अनुच्छेद 62(2) के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु 62 क्लोज 2 जो है वह कहता है अनुच्छेद कि राष्ट्रपति की मृत्यु पद त्याग के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन तथा शीघ्र जो निर्वाचन होगा वह 6 महीने के भीतर होगा और तब तक कि इस बीच उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालेगा। अब तक सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है। अब तक सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। यह कथन है कार्ल मार्क्स का। जितनी संप्रभुताएं होती हैं उतने ही राज्य होते हैं। यह विचार किस लेखक का है? जितनी संप्रभुताएं होती है उतने ही राज्य होते हैं। यह विचार है मैकाइवर का। जितनी संप्रभुताएं होती हैं उतने ही राज्य होते हैं। यह विचार है मैकाइवर का। निम्नलिखित में किस देश का संविधान एक संघीय दृष्टांत का नहीं है? किस देश का संविधान जो है वह एक संघीय दृष्टांत का नहीं है? तो ग्रेट ब्रिटेन का। ब्रिटेन का संविधान दुनिया में सबसे पुराना है और प्रतिनिधि सरकार के सिद्धांतों तथा इसकी संस्थाओं का विकास सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ। ब्रिटेन में संघीय व्यवस्था न होकर एकल शासन प्रणाली विद्यमान है। ब्रिटेन में एकल शासन प्रणाली है, संघीय नहीं है। निम्न में से कौन विकेंद्रित समाजवाद के प्रबल समर्थक है? तो विकेंद्रित समाजवाद के समर्थक है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो हैं ये विकेंद्रित समाजवाद के समर्थक हैं। लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस ये पुस्तक किसकी है? तो लेक्चर ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस जो पुस्तक है वह ऑस्टिन की है। ऑस्टिन की पुस्तक है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है। यह कथन किसका है? आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है। यह कथन है GDH कोल का। भारत में पहली बार लोक प्रशासन का एक स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन प्रारंभ हुआ। भारत का पहली बार लोक प्रशासन का एक स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन प्रारंभ होता है जयपुर विश्वविद्यालय में। जयपुर विश्वविद्यालय में भारत में पहली बार लोक प्रशासन का एक स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन प्रारंभ किया गया जयपुर विश्वविद्यालय में। केस पद्धति किस देश की देन है? केस पद्धति किस देश की देन है? तो केस पद्धति है अमेरिका की देन। अमेरिका की देन है केस पद्धति। निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? तो संघ सूची का विषय नहीं है कृषि आयकर। कृषि आय पर कर ये राज्य सूची का विषय है, संघ सूची का विषय नहीं है। गांधी के न्यायधारिता सिद्धांत का संक्षेप में क्या कहा जाता है? जो गांधी का न्यायधारिता सिद्धांत है उसे संक्षेप में क्या कहा जाता है? तो मानवीय चेहरे के साथ पूंजीवाद। मानवीय चेहरे के साथ पूंजीवाद संक्षेप रूप है गांधी के न्यायधारिता सिद्धांत का, मानवीय चेहरे के साथ पूंजीवाद। साम्यवादियों की कोई पितृभूमि नहीं होती। साम्यवादियों की कोई पितृभूमि नहीं होती। यह कथन किसका है? तो यह कथन है लेनिन का। लेनिन कहते हैं कि साम्यवादियों की कोई पितृभूमि नहीं होती। सार्क दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सार्क दिवस मनाया जाता है 8 दिसंबर को। 8 दिसंबर को सार्क दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना होती है 1985। 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना होती है। उसमें सदस्य देश 8 देश सदस्य हैं इसके सार्क के। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है?
तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की जो बैठक होना वो आवश्यक है। 6 महीने के अंदर संसद की बैठक। देखिए, जो राष्ट्रपति जो है वो समय समय पर संसद को ऐसे समय व स्थान पर जब वो उचित समझे तो अधिवेशन के लिए आहूत करता है, और सदन के एक सत्र की अंतिम बैठक तथा आगामी सत्र की जो बैठक होती है, एक सत्र और दूसरी सत्र जो बैठक होगी उसमें जो अंतर होना चाहिए केवल 6 महीने का होना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं। लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता था, जो कि अब समाप्त कर दिया गया है। आंग्ल भारतीयों को जो मनोनीत करता था उसे अब समाप्त कर दिया गया। अब केवल राज्यसभा में ही राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता के द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है बिलोबी का। बिलोबी का कथन है कि जनता द्वारा कानून जो राज्य है वह एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह है। ये कहते हैं बिलोबी। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, ये कहते हैं जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स कहते हैं कि जो भारतीय संविधान है वह वकीलों का स्वर्ग है। मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र वह बंधनों में बंधा हुआ है। यह कथन किसका है? मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र वह बंधनों में बंधा हुआ है। यह कथन है रूसो का। रूसो का कथन है कि मनुष्य स्वतंत्र तो उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र वह बंधनों में बंधा होता है। और आज के प्रश्न पत्र का आखिरी सवाल, इसमें देखिए हमें क्या करना है, गलत मिलान का चयन करना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1985 में, सही है। हिंदू सभा की स्थापना 1916 में, स्वराज दल 1923 में, भारतीय जनसंघ 1950 में। तो ये गलत होगा क्योंकि भारतीय राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है? तो 1951 में। 1951 में होती है। तो ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप जरूर इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।